हम शुरू कर रहे हैं हमारा 6th चैप्टर प्रॉस्पेक्टस। अब हमने प्रीवियस आर्टिकल्स और मेमोरेंडम में कैपिटल क्लॉज के बारे में पढ़ा था। कैपिटल क्लॉज में क्या होता है कि हमारे पास शेयर कैपिटल कितना है, वो कितना सब्सक्राइब हुआ है और उसमें से कितना इशू हुआ है। अभी ये जो सब्सक्राइब होता है और इशू होता है, ये कौन सब्सक्राइब करता है? इनिशियली जब कंपनी फॉर्म होती है, आप मेमोरेंडम इशू करते हो तो बहुत लोग, बाकी पब्लिक को आप पे भरोसा नहीं होगा। तो आपके जो तब जो सब्सक्राइबर रहेंगे वो आप अपने किसी फ्रेंड्स को कन्विंस करोगे, किसी रिलेटिव को कन्विंस करोगे कि आप थोड़े शेयर्स लीजिए मेरे कंपनी में, मैं एक नया कंपनी शुरू कर रहा हूँ। फिर जैसे आपका एक बार कंपनी एस्टैब्लिश हो जाएगा, थोड़ा बहुत काम करना शुरू करेगा, आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा, उसके बाद इन्वेस्टर्स आते हैं जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, उसे एंजल इन्वेस्टर्स कहा जाता है, जो कि बहुत ही इनिशियल स्टेज में आप में इन्वेस्ट करते हैं। वो लोग आपके शेयर्स सब्सक्राइब करेंगे, आप उनको अपने शेयर्स अलॉट करोगे। और फिर एक बार आपका कंपनी जब प्रूव हो जाता है कि हाँ अच्छी तरह चल रहा है, अच्छा प्रोडक्ट है, उसके बाद आप चाहे तो फिर आईपीओ भी लेके आ सकते हैं। आईपीओ इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये जो पब्लिक, जनरल पब्लिक है, उसके लिए लाया जाता है। तो ये जो फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन्वेस्टर्स, इन सबको भी पब्लिक में ही माना जाता है। बट आईपीओ के बाद आपकी कंपनी लिस्ट हो जाएगी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप पैसे ला सकते हैं। अभी पैसे लाने के लिए पहले आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपकी कंपनी करती क्या है। तो इसके लिए हम इशू करते हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें आप अपने कंपनी के बारे में बताते हैं कि आप कौन हैं, क्या काम करते हैं, आप कितना शेयर्स देना चाहते हैं, वो शेयर्स की वैल्यू क्या है, अगले 5 साल में आप क्या काम करेंगे, आज आपके क्या रेवेन्यू है, क्या इनकम है, क्या एक्सपेंडिचर है, 5 साल बाद आपकी इनकम डबल ट्रिपल हो जाएगी। ये सारी चीज़ें, ये सारी जो प्लानिंग है, अभी का जो स्टेटस है और फ्यूचर का प्लानिंग है, सारी चीज़ें प्रॉस्पेक्टस में मेंशन होती है। और ये प्रॉस्पेक्टस एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट है। आप ये एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो तो आप अपने कंपनी का अच्छा अच्छा बताओगे, ताकि सामने वाला इन्वेस्टर जो है वो आपसे इम्प्रेस हो जाए और आपको पैसे दे और आपके शेयर्स खरीदे। सो आप ये सोच सकते हो कि प्रॉस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जो एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट है आपने आपके कंपनी के लिए। So now, in order to provide necessary information of a company to the public at large, the company issues a document which is known as prospectus. A prospectus is a document through which an invitation is given by the company to the public at large to purchase share or debentures of the company. ये कौन इशू करेगा? ये पब्लिक कंपनी इशू करेगी, बिकॉज प्राइवेट कंपनी में तो रिस्ट्रिक्शन है शेयर्स ट्रांसफ़र के बारे में। तो प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है अपने पब्लिक को, सॉरी, प्राइवेट कंपनी को अपने शेयर्स इशू करने की ज़रूरत नहीं है पब्लिक को, इसीलिए उसे प्रोस्पेक्टस बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये यूजुअली कौन करेगी? पब्लिक कंपनीज करेगी। अभी प्रोस्पेक्टस कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। कोई पब्लिक कंपनी आके बोले, कोई भी डॉक्यूमेंट दे और बोले कि ये मेरा प्रोस्पेक्टस है, तो वो प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। उसमें थोड़े बेसिक कंटेंट है, थोड़े लीगल प्रोविज़न है, पर कोई एक फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है कि आपके प्रोस्पेक्टस में ये सारी चीज़ें होना कंपलसरी है या इसी ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसा कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट कंपनी एज अ प्रोस्पेक्टस रिलीज़ करती है वो प्रोस्पेक्टस माना जाता है। So what is the definition of a prospectus? Prospectus means any document described or issued as a prospectus. This includes a red herring prospectus, shelf prospectus, or any notice, circular, advertisement, or any documents inviting offer from the public for subscription or purchase of any securities of a body corporate. मतलब जो भी डॉक्यूमेंट हो, वो एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस है, वो कोई एक सिंपल नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो जिसमें कंपनी पब्लिक को ये रिक्वेस्ट कर रही है कि आइए और मेरे शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए, उस डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस माना जाएगा।
अभी हम यहाँ पे शेयर्स के बदले सिक्योरिटीज़ क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज प्रोस्पेक्टस के थ्रू हम शेयर्स के लिए भी इनविटेशन देते हैं। डिबेंचर्स जो होते हैं, डिबेंचर्स इज़ अ फॉर्म ऑफ लोन, फॉर्म ऑफ अ बोरोइंग, और उसके लिए भी हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। Prospectus is any public document giving invitation to the public at large to purchase the securities of a company. So what are the characteristics of a prospectus? First, prospectus is an invitation. Second, it is an invitation to the public. Third, वो कुछ भी हो सकता है, नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी हो सकता है। और फोर्थ, वो रिटर्न होना चाहिए। वो ओरली आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, एडवर्टाइज़ कर रहे हो, टीवी में अगर आपने एडवर्टाइजमेंट डाल दिया तो उसको प्रॉस्पेक्टस नहीं माना जाएगा, वो हमेशा रिटर्न होना चाहिए। वैसे आज तक किसी ने टीवी में एडवर्टाइजमेंट नहीं डाला है शेयर परचेज़ के लिए, बट मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल के लिए दे रही हूँ कि वो रिटर्न होना चाहिए। अब यहाँ पे एक दो टर्म्स यूज़ किए हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो उसका मीनिंग बता देती हूँ। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस तब इशू किया जाता है जब आपको आईपीओ लेके आना है। अगर स्टार्टिंग में आप जब अपने एंजल इन्वेस्टर्स के पास, या वेंचर कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो बहुत नए बिजनेस में और नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं वो लोग। तो उन लोगों से जब आप शेयर्स लेने चाहते हैं तब भी आप उनको एक प्रॉस्पेक्टस देंगे, बट वो एक अलग टाइप का प्रॉस्पेक्टस रहेगा। रेड हेरिंग स्पेसिफिकली आईपीओ के लिए ही बनाया जाता है। तो इसलिए आपके यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है कि रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस भी एक टाइप का प्रॉस्पेक्टस ही है। शेल्फ प्रॉस्पेक्टस मेंशन किया है। शेल्फ प्रॉस्पेक्टस तब इशू किया जाता है जब आपको बॉन्ड या डिबेंचर्स कुछ सब्सक्राइब करवाने हो या फिर कुछ आप परचेज करवाने हो। ये शेयर्स के लिए नहीं होता, ये बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स जो बोरोइंग्स है उसके लिए होता है। तो शेल्फ प्रॉस्पेक्टस डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के लिए होते हैं, शेयर्स के लिए नहीं होते। दो और टाइप के प्रोस्पेक्टस होते हैं जो मेंशन नहीं किए आपके में। एक तो एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस है और डीम्ड प्रोस्पेक्टस है। एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस मतलब एक समरी हो गया, ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं होता, एक समरी हो गया आपके पूरे काम का, आपके रिक्वायरमेंट का, उसको कहते हैं एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। ये आपको सेबी में रजिस्टर करवाना होता है या फिर सेबी में सबमिट करना होता है। अगर वो लिस्टेड होना चाहती है कंपनी तो वो आपको सेबी में पूरे का पूरा प्रॉस्पेक्टस देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सॉर्ट ऑफ समरी प्रॉस्पेक्टस आप दे दो, वो उसको काफ़ी मानती है। और सपोज़ आपको सेबी में नहीं देना है अपने प्रॉस्पेक्टस को, वो पूरा प्रोसीजर अवॉइड करना है, तो आप फिर एक डीम्ड प्रॉस्पेक्टस इशू करेंगे। आप एब्रिज्ड या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस नहीं इशू करेंगे, आप एक डीम्ड प्रॉस्पेक्टस इशू करेंगे। इसमें क्या होता है, कंपनी अपने शेयर्स बेचती तो है लेकिन वो किसी और के थ्रू बेच रही है। वो किसी बैंकर के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी या कोई स्टॉक ब्रोकर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी और उसके थ्रू फिर अपने शेयर्स बेच रही है, तो उसे डायरेक्टली कुछ भी सभी के साथ रजिस्टर नहीं करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉस्पेक्टस क्या है। सो प्रॉस्पेक्टस बेसिकली जो इन्वेस्टर है या फिर जो पब्लिक है उसको बताता है सभी चीज़ें कंपनी के बारे में। तो प्रॉस्पेक्टस का सही होना बहुत ज़रूरी है और प्रॉस्पेक्टस से ही आपको एक ट्रस्ट क्रिएट होगा, एक इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में ट्रस्ट क्रिएट होगा। अगर कंपनी ने कोई चीज़ लिखी है प्रॉस्पेक्टस में, अपने कोई भी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का डेटा लिखा है और फिर आपको पता चलता है कि भाई वो जो लिखा हुआ था वो गलत है, तो फिर आप उसके बाद उस कंपनी के बोर्ड पे, उस कंपनी के मैनेजमेंट में कभी भरोसा कर ही नहीं पाओगे कि भाई ये इसने जो फिगर्स मेरे को बाद में भी जो बता रहा है वो सही है कि गलत है। तो प्रॉस्पेक्टस आपका जो इनिशियल ट्रस्ट है वो डेवलप करता है। तो प्रोस्पेक्टस के इम्पोर्टेंस क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो आपको कंपनी के बारे में पूरा डिटेल देता है। कंपनी का नाम क्या है, क्या काम करती है, वो कितने शेयर कैपिटल चाहती है, वो फ्यूचर में क्या करने वाली है, ये सारी चीज़ें बताता है। सेकेंडली, कंपनी में कौन कौन काम करता है, जो मेन ऑफिसर हैं, उसके जो सीईओ है, सीएफओ, फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, वो सब बड़े बड़े पोस्ट पे कौन कौन लोग हैं वो सब के बारे में डेटा देता है।
बिकॉज़ ये जो लोग होते हैं वो सिर्फ एक ही सपोज़ मैं कोई सीईओ लूँ, तो सीईओ एक कंपनी में से दूसरे कंपनी में जैसे जाते हैं, तो मैं ये अगर मेरे पास उसका नाम है तो मैं ये देख सकती हूँ कि वो प्रीवियस कौन से कंपनी में काम कर चुके हैं, वहाँ पे उनका परफॉर्मेंस क्या था, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं थी या लॉस तो नहीं थी। तो उससे मुझे पता चलेगा कि भाई ये कितना अच्छा कंपनी मैनेज कर सकता है, या फिर इसको कंपनी मैनेज करने में मुझे भरोसा आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए जो मेन ऑफिसर्स हैं उनका नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमने ट्रस्ट की बात की थी कि जो पब्लिक है वो प्रॉस्पेक्टस के बेसिस पे आप पे भरोसा कर रही है, प्रॉस्पेक्टस में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको सच मान के वो आप में इन्वेस्ट कर रही है। इसलिए प्रॉस्पेक्टस में कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अ मिसरिप्रेजेंटेशन और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ये भी हो सकता है कि आप कुछ इनडायरेक्ट तरीके से ऐसा बोल रहे हो या फिर कोई आधा सच बोल रहे हो, जिससे इन्वेस्टर को ऐसा लगे कि आप बहुत प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप लॉस कर रहे हो। ये चीज़ आप कभी डायरेक्टली बोल ही नहीं रहे हो। तो वो मिसलीडिंग या मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा फॉल्स स्टेटमेंट आता है तो जो भी मेन ऑफिसर्स है जिन्होंने इस प्रोस्पेक्टस को बनाया है और जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन गलत दिया है, उन सब के खिलाफ कोर्ट में लीगल केस भी हो सकता है। और इसमें आपके कंपनी के वर्किंग के बारे में बताना है। इसका मतलब आपको रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर आज कितना था, पिछले 5 साल 10 साल में कितना था, आगे वाले फ्यूचर में आपका क्या प्लान है, वो सब रहेगा। तो आप जो भी अपना कंपनी का फाइनेंशियल सिचुएशन बता रहे हो, सिर्फ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपने कितने लोगों के पास से पैसे लिए हुए हैं, कितने इन्वेस्टर्स के पास से लिए हैं, और कितना आपने लोन लिया हुआ है, कितना डिबेंचर्स इशू किया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को बताती है। अगर आपके पास लोन बहुत ज़्यादा है तो लोन के इंटरेस्ट पे करने में ही आपको लगेगा किसी इन्वेस्टर को कि ये कंपनी तो डूब जाएगी, इतना ज़्यादा लोन अपने सिर पे लेके बैठा है। इस वजह से आपको पूरा फाइनेंशियल सिचुएशन सही देना है कि कितना लोन है, कितना इक्विटी है, कितना रेवेन्यू है और एक्सपेंडिचर है। अगर आपके कंपनी को कोई पॉसिबल रिस्क है किसी भी एरिया में, तो आपको वो चीज़ मेंशन करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि बहुत सारी कंपनीज जो होती है वो चाइना से अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है या दूसरे कंट्रीज से अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है। अभी कभी भी वॉर हो गया या फिर जैसे कोरोना जैसे भी कुछ इवेंट हो गया और आपस में दोनों कंट्री के रिलेशन ख़राब हो गए, तो आपका रॉ मटेरियल आना भी खराब बंद हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ मेंशन करनी है। मतलब ये मत आप नहीं बोल सकते हो कि भाई वॉर के टाइम पे मेरा सामान बंद हो जाएगा, वो तो होगा नहीं होगा आपको नहीं पता, पर एक रिस्क है। तो आप ये चीज़ क्लियरली मेंशन कर दीजिए कि मेरा 80% रॉ मटेरियल फॉरेन कंट्रीज से आता है या फिर चाइना से आता है। और ये भी मेंशन कर दीजिए अगर आपका मेजर जो रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है तो बता दीजिए कि मेरा 50% एक्सपोर्ट से आता है, ताकि जो इन्वेस्टर है उसको पता रहे कि कल को एक्सपोर्ट का ड्यूटी बढ़ गया तो इसका प्रॉफिट और लॉस में उस तरीके से फ़र्क आएगा। या फिर अगर कोई रूल चेंज हो गया तो हो सकता है इसका पूरा एक्सपोर्ट ही बंद हो जाए और इसका 50% रेवेन्यू तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स है, इसके फैक्ट जो है वो आपको प्रॉस्पेक्टस में मेंशन कर देने चाहिए। अब जल्दी से देख लेते हैं प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या बातें लिखी हुई होनी चाहिए, क्या क्या फैक्ट मेंशन किए होने चाहिए। फर्स्ट, कंपनी का नाम। सेकंड, कंपनी का एड्रेस। थर्ड, जो मेन ऑफिसर्स है, कंपनी सेक्रेटरी, सीएफओ है, ऑडिटर है, बैंकर है। मतलब बैंकर मतलब आपका किस बैंक में अकाउंट है, आपके जो ब्रोकर्स है और ऐसे जो लोग हैं आपके एंजल इन्वेस्टर्स है, उन सब का नाम और एड्रेस चाहिए। नेक्स्ट है आप प्रॉस्पेक्टस इश्यू क्यों कर रहे हो, शेयर्स के सब्सक्रिप्शन के लिए ना, तो उसका आपको पूरा डेटा देना है कि सब्सक्रिप्शन कौन सी तारीख को शुरू होगा और कौन सी तारीख को आप सब्सक्रिप्शन बंद कर रहे हो, आपको किस तरीके से पेमेंट करना है, आपको चेक देना है, चेक किसके नाम पे देना है, कितने शेयर्स आप रिलीज़ कर रहे हो सब्सक्राइब करने के लिए और उसका वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू कितना है, उसका शेयर प्रीमियम कितना है या फिर शेयर डिस्काउंट कितना है, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। नेक्स्ट एक आपको डिक्लेरेशन देना है
और ये डिक्लेरेशन में जो प्रमोटर्स है वो डिक्लेरेशन देंगे, उसमें ये लिखा जाएगा कि ये जो भी पैसा आएगा मुझे सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में, वो सब स्टार्टिंग में मैं एक सेपरेट अकाउंट में रखूँगा। जब तक शेयर्स अलॉट नहीं हो जाते तब तक मैं एक सेपरेट अकाउंट में रखूँगा। शेयर्स अलॉट होने के बाद ही मैं उस अकाउंट से पैसे बाहर निकालूँगा। नेक्स्ट है, जो भी बैंकर है, प्रमोटर है, ऑडिटर है, उन सब का एक कंसेंट होना चाहिए। एक कंसेंट का अंडरटेकिंग है कि हाँ मैं एग्री कर रहा हूँ कि मैं ये शेयर सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को देना चाहता हूँ। नेक्स्ट है जो अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट है। अंडर राइटिंग मतलब आप जब शेयर सब्सक्राइब करने दे रहे हो, जैसे 10 लाख शेयर्स आप दे रहे हो, 10 लाख नंबर ऑफ़ शेयर्स। अभी हो सकता है कि जनरल पब्लिक को आप पे भरोसा ना है, आप एक बहुत ही स्टार्टिंग कंपनी है, तो 10 लाख सब्सक्राइब नहीं होंगे। और अगर 10 लाख हो सकता है सिर्फ 5 लाख ही सब्सक्राइब हो गए। तो सेबी में और दूसरे सेबी में ऐसे रूल्स होते हैं कि अगर आपका 80% सब्सक्राइब नहीं हुआ है, सपोज़ मतलब 10 लाख में से 8 लाख सब्सक्राइब नहीं हुआ है, तो पूरा वो जो इश्यू है उसको फेलियर माना जाता है। और जो 5 लाख शेयर्स के पैसे मिले वो भी आपको 100% रिटर्न करना पड़ेगा। आप किसी को भी शेयर अलॉट नहीं कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, एक अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट करोगे। इसमें यह भी होता है कि जितना कम शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, जैसे सिर्फ 5 लाख शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, मुझे 8 लाख मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो डिफरेंस के जो 3 लाख है वो एक अंडर राइटर मेरे पास से परचेज कर लेगा। तो इस अंडर राइटर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देना है। नेक्स्ट आपको देना है कि ये जो भी सब्सक्रिप्शन है वो कौन सा ऑफिसर देख रहा है, उसके बारे में पूरा डिटेल देना है। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन किस तरीके से होगा, मतलब सब्सक्रिप्शन का डेट, क्लोजिंग डेट आपने डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद कितने दिनों में आप डिसाइड करोगे कि कौन कौन से पर्सन को आप शेयर्स अलॉट करना चाहते हो, उसके बाद कितने दिनों में आप शेयर सर्टिफिकेट इशू करोगे, ये सारा आपको टाइमलाइन देना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो आपको अपने प्रॉस्पेक्टस में देखना है कि कितने इक्विटी शेयर्स होंगे, कितने प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, कितने डिबेंचर्स है, एक्सेट्रा। आप ये सब्सक्रिप्शन के पैसे रेस क्यों कर रहे हैं, उसका पर्पस आपको बताना है कि ये एक्स्ट्रा पैसे का आप क्या करोगे, नया प्लांट लगाओगे या फिर नई इन्वेंट्री खरीदोगे, क्या करने वाले हो। नेक्स्ट है, आपको कंपनी के बारे में अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है कि कंपनी क्या करना चाहती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी वो क्या कर रही है, कहाँ पे काम कर रही है और क्या क्या काम कर रही है। और ये सब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कंपनी के काम के बारे में और कंपनी के फ्यूचर ऑब्जेक्टिव और करंट ऑब्जेक्टिव, दोनों के बारे में आपको मेंशन करना है। नाउ सपोज़ ये जो काम के बारे में हम लिख रहे हैं, अगर कंपनी का काम कुछ ऐसा है कि वो एक बड़ा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रही है और वो बड़ा प्रोजेक्ट अभी कंस्ट्रक्शन फेज़ में ही है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल पावर प्लांट, उसको पावर डिस्ट्रीब्यूट करना है और वो अभी पावर प्लांट बन ही रहा है, सपोज 60% 70% बन गया है, तो फिर आपको उसके बारे में डिटेल देना पड़ेगा कि भाई आपका शेड्यूल्ड डेट ऑफ कंप्लीशन कब तक है, अभी तक वो पावर प्लांट कितना बन गया है, वो बनने के बाद आप कितनी देर में उसको ऑपरेशनल कर दोगे, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो हमने ऊपर देखा था कि जितने भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जितने वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। अगर कंपनी के ऊपर कोई लीगल केस है, आसपास के जो गांव वाले हैं या किसी और ने आपके ऊपर कोई लीगल केस किया हुआ है या लीगल एक्शन लिया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन अबाउट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। हमने जैसे बोला था 10 लाख सब्सक्राइब के लिए कंपनी ने दिया है, तो मिनिमम 8 लाख तो सब्सक्राइब होना ही चाहिए, वरना पूरा जो सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस है वो फेलियर माना जाएगा। तो ये जो 8 लाख है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। तो इसके बारे में आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि भाई 10 में से मेरे को 8 लाख तो चाहिए ही, शेयर्स तो इशू करने ही हैं। और नेक्स्ट आपको प्रीमियम के बारे में बताना पड़ेगा कि कितना शेयर प्रीमियम या कितना शेयर डिस्काउंट दे रहे हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे शेयर होते हैं जो कैश के अलावा दूसरी चीज़ों के सामने आपने इशू किए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो स्टार्टिंग के फेज़ में
किसी रिलेटिव ने मुझे बोला कि मेरे पास कैश नहीं है पर मेरे पास ज़मीन है, मैं ज़मीन तेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दूंगा, उसके सामने मुझे शेयर्स दे दे। तो इट इज़ अ कंसिड्रेशन अदर देन कैश। उसने ज़मीन में आपको पैसा ज़मीन दी है, उसके सामने आपने उसे शेयर्स दिया हुआ है, तो ये चीज़ मेंशन करना चाहिए। दूसरा, जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी एक अभी पॉपुलर ऑप्शन है ईसॉप करके। उसमें एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस होते हैं। आपके जो करंट एम्प्लॉयज़ है उनको आप थोड़ा बेनिफिट देते हैं, कभी बोनस के जगह पे आपने उसको 10 शेयर दे दिए अपने कंपनी के, तो दिस इज़ ऑल्सो कंसिड्रेशन अदर देन कैश। ये सारे जो आपको अदर देन कैश में आपने जितने भी शेयर्स इशू किए हैं वो मेंशन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपको बताना है कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, उसने अपॉइंटमेंट आपने कैसे किया, उसको कितना आप सैलरी दे रहे हैं, दूसरे फीस दे रहे हैं, वो सब बताना पड़ेगा। आपको अपने प्रमोटर्स के बारे में बताना पड़ेगा कि प्रमोटर्स कितना पैसा लेके आए थे, वो कौन कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है। नेक्स्ट, अगर आपका जो कंपनी है वो ऑलरेडी बहुत सालों से काम कर रहा है तो आप पिछले 5 साल का या 10 साल का प्रॉफिट एंड लॉस, आपका बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और भी आपके ब्रांच ऑफिसेस होंगे, उसके रिपोर्ट्स होंगे, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और फिर एक चीज़ ये है कि आपको अभी जो पैसा आएगा, आप जो नया सब्सक्रिप्शन कर रहे हो, इश्यू कर रहे हो शेयर्स, उसके जो पैसे आएंगे उससे आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, इसका भी डिटेल आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट, आपको एक अंडरटेकिंग देनी है कि ये जो भी प्रॉस्पेक्टस आप बना रहे हो उसमें जो भी स्टेटमेंट है वो एज़ पर कंपनीज एक्ट है। तो एज़ पर कंपनीज एक्ट का मतलब है कि आप जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं है, कोई भी मिसलीडिंग या मिसरिप्रेजेंटेटिंग स्टेटमेंट नहीं है। तो इस सॉर्ट का एक डिक्लेरेशन आपको देना है। उसके बाद एक चीज़ मेंशन होना चाहिए कि प्रोस्पेक्टस में एक तारीख मेंशन होनी चाहिए, और वो जो तारीख होगी इट इज़ द कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस। तो इसके साथ ये कंप्लीट करते हैं कि, और फिर नेक्स्ट में देखेंगे प्रोविजन लायबिलिटीज़, और लायबिलिटीज़ में सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटीज़, एंड ट्राई करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ सेक्रेटरी भी देखने का।